नमस्कार मित्रों अब पिछले कुछ सप्ताह पूर्व हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने एक सहज भाव से एक बात कह दी कि देश की एक संपर्क भाषा तो होनी चाहिए, और संपर्क भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी का नाम ले दिया। और हिंदी का नाम ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने कोई नया आविष्कार किया था, पुरानी बात है, चली आ रही है। उन्होंने एक सहज भाव से उसी बात को दोहरा दिया। उनको अगर ये मालूम होता कि इसके राजनीतिक रूप से इसके परिणाम ये निकलेंगे, विवाद नए नए खड़े हो जाएंगे, तो शायद वो अभी फ़िलहाल परहेज़ भी कर लेते। लेकिन देश के गृह मंत्री के रूप में उनका दायित्व भी था कि वो जहाँ तक हो सके कुछ एक जो तथ्य हैं उनको देश के सामने रख दें। ये जब भी भाषा की बात आएगी और हिंदी की बात आएगी, ये विवाद उठेगा। यद्यपि विवाद उठाने का कारण सिर्फ राजनीति है, उसमें कोई भाषा का या साहित्य का या संस्कृति का कोई योगदान नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मोटी मोटी बातें कुछ बता देता हूँ, मैं ज़्यादा वो पुराने उदाहरण नहीं दोहराऊँगा। वहाँ से तमिलनाडु से, विशेष रूप से चेन्नई से एक दैनिक समाचार पत्र निकलता है, नाम है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका वही है जिसका मूल जो है प्रकाशन वो जयपुर से होता है। लेकिन जयपुर में राजस्थान पत्रिका के संचालकों ने जब इसका चेन्नई संस्करण निकालने का निर्णय किया तो लोग पहले तो हंसे कि वहाँ एक तो हिंदी कोई नहीं पढ़ता, और दूसरी बात यह है कि वहाँ राजस्थान पत्रिका को क्यों पढ़ेगा कोई भी, क्योंकि इसका संबंध किसी प्रकार से वहाँ की तमिल संस्कृति के साथ तो है नहीं। लेकिन आप यकीन जानिए, मुझे अब का तो पता नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ चेन्नई में गया था लगभग 8 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, तब वहाँ पर वहाँ के प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार पत्र था। उन दिनों में 87,000 इसकी प्रतियाँ बिकती थी बाकायदा, और ये भी आग्रह किया जाता था पाठकों से कि हमारे पास मुद्रण की और व्यवस्था नहीं है, कृपया अपनी प्रति को बांट कर पढ़ लें। कारण क्या था? उसके पीछे कारण भी था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान मारवाड़ियों का भी रहा है। इस बात को भुला दिया गया, तमिल वालों ने इस तथ्य को, उसका सम्मान नहीं किया। जबकि ये एक तथ्य है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति में, वहाँ के व्यवसाय में, वहाँ के व्यापार में और वहाँ की प्रगति में उत्तर भारत के लोगों का मुख्य योगदान रहा है। और इसी नाते से वो उस प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका तब स्वीकार किया गया था। दूसरी बात उसमें यह भी है कि एक संस्था बनी थी महात्मा गांधी की प्रेरणा से, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो कुछ किया वो अद्वितीय था, और उसके माध्यम से जो परीक्षाएं होती थी वो परीक्षाएं भी बाकायदा लोगों ने पूरी की पूरी रुचि दिखाकर उन परीक्षाओं में भागीदारी की, उनमें वो प्रविष्ट भी हुए और उन्होंने परीक्षाएं लोगों ने दी भी। कारण क्या थे? कारण ये नहीं है कि उनका कोई तमिल से या अपनी संस्कृति से मोह भंग हुआ था या अपनी भाषा को वो थोड़ा सा उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि कारण ये भी था कि उनके सामने एक तर्क अक्सर कुनमुनाता रहता था उनके जहन में कि यदि हमने अपने बच्चों को, अपने युवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं में भेजना है तो वहाँ तो तमिल से काम नहीं चलेगा, वहाँ अंग्रेज़ी के साथ साथ एक संपर्क भाषा भारतीय भी, उसका भी ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। और वो संपर्क भाषा के रूप में बार बार हिंदी उभर के सामने आती थी। अब इसमें कोई सांप्रदायिकता या कोई क्षेत्रीयता वाली बात नहीं है, लेकिन जो राजनैतिक रूप से जो लोग समझते थे कि हिंदी का अगर एक बार प्रादुर्भाव हुआ तो हिंदी दूसरी भाषाओं को खा जाएगी, एक गलत किस्म का प्रचार और एक भ्रांति जो है उसको फैलाया गया। कारण राजनैतिक थे, और राजनैतिक कारणों से जो चीज़ सामने आई उनका परिणाम ये निकला कि बहुत सारी चीज़ें देश में आगे पनप नहीं सकी। मैं आपको राजनीति की भी एक उदाहरण दे देता हूँ। कामराज अपने समय के बड़े प्रख्यात प्रशासक भी माने जाते थे और कांग्रेस के नेता भी, और वह नेहरू और शास्त्री और इंदिरा गांधी के वक्त में वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, अखिल भारतीय।
लेकिन अखिल भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद उन्हें हिंदी नहीं आती थी और अंग्रेज़ी में भी वो इस बारे में कोरे थे। लेकिन उन्होंने एक था कि मैं कुछ एक शब्द प्रयोग करूंगा तामिल के, बाकी टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा और काम चला लूँगा। और टूटी फूटी हिंदी और तामिल के कुछ शब्दों को लेकर वो देश में एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित हो गए। अक्सर उनके बारे में एक शब्द कहा जाता है कि जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वो ये नहीं कहते थे कि अभी मैं कुछ नहीं कहता या नो कमेंट्स वाली बात नहीं, बल्कि उसके लिए एक शब्द उनके तामिल उनके जहन पे था जो अक्सर मीडिया ने भी कोट किया, पार्कलम। पार्कलम का मतलब है देखा जाएगा, लेट अस सी। तो ये एक प्रकार से पार्कलम शब्द जो है ये उनका एक वैकल्पिक एक उत्तर बन गया था जो कि काफ़ी चर्चा का विषय भी बना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत की देश की मिट्टी जो है उससे जो एक गंध आती है समग्रता की, अनेकता में एकता की, उसे कुछ लोग राजनैतिक कारणों से राजनैतिक रूप से भयाक्रांत होकर उसे एक गलत किस्म की हवा दे देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा राष्ट्र का अहित होता है। यही कारण है कि आज भी हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा रही है, राष्ट्रभाषा है, वो आज भी सही मानों में पूरे देश की राजभाषा के रूप में भी लागू नहीं हो पाई। और हमें राजभाषा को उसका सही स्वरूप देने के लिए अलग से एक मंत्रालय भी स्थापित करना पड़ा, सचिवालय बना, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसका कारण मित्रों ये है कि कोई भी भाषा जब अपना स्थान बनाती है तो दो कारणों से बनाती है। एक कारण होता है आजीविका, रोज़गार। यदि वो रोज़गार की भाषा है तो लोग हंसते हुए उसको स्वीकार करेंगे, लोग कभी उससे दूर भागने का प्रयास करेंगे ही नहीं। दूसरा यह है कि उसमें सर्वग्राह्यता हो, सबको खींचने की शक्ति हो, उसमें साहित्य ऐसा रचा जाए, उसमें प्रकाशन ऐसे आए जो प्रकाशन सबके लिए ज़रूरत बन जाए, आवश्यकता बन जाए। मैं उदाहरण के लिए यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि जब धर्मयुग चलता था तो धर्मयुग के प्रकाशन की जो प्रतियाँ हैं वो मलयालम में अर्थात केरला में और तमिलनाडु में तो थे ही, तमिलनाडु, केरला और यहाँ तक कि उड़ीसा और आंध्रा, इन चारों राज्यों में उसकी बिक्री हिंदी प्रदेशों से भी कहीं ज़्यादा थी। तो ये एक प्रकार से अलग अलग स्वरूप हैं जिन्हें तथ्यों के आधार पर यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमारा देश एक रहेगा और हमारी जो पहचान है भाषा के रूप में वो भी हमारे सामने आएगी। मैं छोटा सा आपको उदाहरण एक और दे देता हूँ साथ ही में। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, 2 बार वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक नई भाषा नीति अपनाई। उन्होंने देखा कि जो दलित वर्गों के और पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। कारण कि शिक्षा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उनके लिए अंग्रेज़ी थी। उनके घरों में अंग्रेज़ी के संस्कार नहीं, उनके माँ बाप को अंग्रेज़ी आती नहीं, और अंग्रेज़ी में जिस तरह का एक रहन सहन कल्चर, क्योंकि हर भाषा की एक कल्चर भी होती है, संस्कृति भी होती है, जिस तरह का कल्चर अंग्रेज़ी भाषा की मांग थी उस तरह का कल्चर उनके तो ख्वाबो ख्याल में, सपनों में भी नहीं आ सकता था। और ये एक बहुत बड़ी एक यंत्रणा थी उनके लिए कि जब वो बहुत सारे विषयों की परीक्षा जब हिंदी में देते थे तो उनके लिए ना अंग्रेज़ी में देते थे तो उनके लिए बड़ा संकट खड़ा होता था कि क्या करें, इसलिए वो पिछड़ जाते थे। और कर्पूरी ठाकुर ने इसी तथ्य को देखते हुए ये एक घोषणा कर दी कि नई भाषा नीति के अनुसार हिंदी मैट्रिक तक आवश्यक होगी, अनिवार्य विषय होगी, अंग्रेज़ी को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया जाएगा और इसका जो अंग्रेज़ी का जो ज्ञान है वो अनिवार्य नहीं होगा मैट्रिक तक। उसके बाद जो दूसरी कक्षाएं हैं, बड़े आगे वाली कक्षाएं हैं जिनमें तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैट्रिक तक कम से कम मिनिमम जो एक स्तर है शिक्षा का, उस स्तर तक बच्चा अगर अंग्रेज़ी में पारंगत नहीं भी है तो वो पिछड़ नहीं जाएगा, वो बाकायदा उसका विकास होगा ज्ञान की दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी। और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा। और इसी प्रकार से ये कुछ एक और भी प्रयोग भाषा की दृष्टि से
कुछ एक राज्यों में हुए जिनका सर्वत्र स्वागत हुआ, और ये जो व्यर्थ की जो आशंकाएं राजनीतिक कारणों से सामने लाई गई मित्रों, वो कोई भी उनमें सबल सिद्ध नहीं हुई। लेकिन जितनी भी कमज़ोरियाँ आई उसमें हिंदी वालों का भी थोड़ा सा दोष रहा। उन्होंने भी अपनी भाषा को तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से वह ठोस स्वरूप देने का प्रयास नहीं किया जिसके माध्यम से वर्तमान शिक्षा के बढ़ते हुए स्तरों के साथ रूबरू हुआ जा सके। धन्यवाद।